हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का लेक्चर लेकर आई हूँ। अब आप बोलेंगे मैम रोज रोज क्या लेक्चर लेकर आ जाती हो, कभी कभी कुछ और भी लाया करूँ, है ना। तो संडे स्पेशल वीडियोस आते ही हैं, उससे ज़्यादा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम ही है लोगों को बायो पढ़ाना। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 जो हमारा चल रहा है क्लास 12th का, और उसका आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। और कहानी अपने अंत की ओर अग्रसर है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशंस के बारे में। उसमें हम अलग अलग अडेप्टेशंस पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ हाईलाइट है। अधिक ताप और जल की कमी है तो क्या अनुकूलन होते हैं। वैसे ही आपने पढ़े होंगे कभी ना कभी जीवन में, जब आपने साइंस पढ़ी होगी, है ना। पौधों के ताप व जल से संबंधित अनुकूलन, उसके बाद कार्यिकी अनुकूलन और व्यवहारगत अनुकूलन। ठीक है, क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं ये सब। अब अनुकूलन है क्या भला, क्या है ये अनुकूलन। तो आप जो इस धरती पे रह पाते हो और डायनासोर धरती पर नहीं रह पाए, इसका ये सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो ये है अडेप्टेशंस, अनुकूलन। जब भी कोई नया जीव पृथ्वी पर जन्म लेता है, अब विकास तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना, ज्यादा मैं विकास के बारे में क्या ही बताऊं। तो विकास जो है वो हुआ तो नए जीव उत्पन्न हुए, और नए जीवों को छोड़ो, पुराने जीवों की बात करते हैं हम, तो पुराने हैं, पुरानों की बात करते हैं कि आप इंडिया में रह रहे हो और कुछ लोग वहाँ ठंडी बर्फीली वादियों में रह रहे हैं, है ना। बड़ी कठिनाई से खाने को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी पानी जम जाता है नलों में, है ना, बड़ी परेशानियां होती है। हमें ऐसे मजा आता है, कोई लोग ऐसे सोचते हैं यार कितना मजा आता होगा, नहीं उधर बर्फ स्नो से खेलते होंगे, लेकिन वहां का जीवन बहुत कठिन होता है, हम नहीं रह पाते। लेकिन वो लोग पहाड़ों पे जो रह रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे, वो कैसे वहां रह पाते हैं। तो उसका मेन रीजन ये है कि उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रखा है, अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस कर रखे हैं जिसकी वजह से वो काबिल बने हुए हैं वहां रहने के लिए। ठीक है, अब ये काबिलियत डायनासोर नहीं ला पाए। जब इस दुनिया में चेंजेस हुए इस अर्थ पे, तो डायनासोर इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उनकी मुलाकात इनसे हुई नहीं और जीवन उनका जो है समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट या पर्यावरण में रहने के लिए अपने शरीर, कार्यिकी और आकारिकी रूप से जो परिवर्तन करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अनुकूलन। और जब हम छोटे हुआ करते थे और सोशल पढ़ा करते थे, साइंस में तो बहुत बाद में हमने पढ़ा, और आजकल तो वो एक आता है ना लोअर क्लासेस में, ईवीएस, है ना। ईवीएस में बहुत बच्चे जो पढ़ते हैं अडेप्टेशन, बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे को वो सबसे सरल टॉपिक ही अडेप्टेशन लगता है। कुछ नहीं, आसपास हमने जो देखा है उसी को छापना होता है। तो ये एक इजी टॉपिक है और बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है भाई, पूछ सकते हैं। अब इसमें बड़ा आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, जीव के ऐसे आकारिकी, आकारिकी का मतलब क्या है, पहले भी मैंने कहा 11th में पढ़े होते तो नहीं आती दिक्कत, पहले भी बता चुकी हूँ, 12th में भी। मॉर्फोलॉजिकल मतलब कि शारीरिक रूप से कैसे आप लंबे हो, छोटे हो, 2 कान है, 2 पैर है, ये सब होते हैं आकारिकी, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिक लेवल पे। दूसरे होते हैं कार्यिकी, कार्यिकी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। क्या होता है फिजियोलॉजिकल, शायद कल की क्लास में ही बात की है। ऐसे परिवर्तन जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, बाहर से हमें दिखे या ना दिखे, अंदर जो प्रक्रियाएं चलती रहती है, डाइजेशन, श्वसन, है ना, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है ना, वो सारी चीजें जो है वो क्या कहलाती है, कार्यिकी। और तीसरे होते हैं व्यवहारगत, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर, बिहेवियर अडेप्टेशंस, जिससे हमारी बिहेवियर में चेंज आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर आप सर्दियों वाले वहाँ पहाड़ वाले इलाकों में जाएंगे तो आप उस हिसाब से बिहेव करेंगे कि ऐसे दुबक के बैठ जाएंगे, नहीं 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 बहुत कंबल ले लो भाई, है ना। तो बिहेवियर चेंज, आपके बिहेवियर में क्या चेंज आता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे कि हमने वो पढ़ा हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, शीत निंद्रा में सो जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका बिहेवियर चेंज कर लेते हैं कि भैया नहीं अभी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना, वेल्लो की तरह चुपचाप सर्दी आई है घुस जाओ अंदर बिल में सो जाओ, अपना बिहेवियर चेंज कर दो, घर में के घर में रहने का। ठीक है, तो क्या क्या ऐसे जीव
जीव के ऐसे आकारिकी कार्यकी व्यक्तिगत गुण जो किसी आवास विशेष, जिस आवास में वो रह रहे हैं तो उसको आवास विशेष हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगी उसकी, है ना। आवास को क्या है, हैबिटेट। विशेष में सफलता से रहने व प्रजनन करने, दोनों मुख्य, रहना प्लस रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करें, करने में सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं, ठीक है, अडप्टेशंस कहलाते हैं। दूसरी कहानी है अधिक ताप व जल की कमी हेतु क्या अनुकूलन है। तो कल हमने कुछ पढ़े थे, पसीने वसीना आपको जो बताया था, वो सब भी इसमें आप लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, वो भी अडप्टेशन है आपकी। जल के बाहरी स्रोत व अनुपस्थिति में उत्तरी अमेरिका में जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहां पे पाया जाता है। भाई ये जो एग्जाम्पल अब मैं लेने वाली हूँ ये एनसीईआरटी में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट के पर्पज से भी इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन की भरमार है, भर के प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है। और बोर्ड के नजरिए से तो है ही। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कंगारू चूहा। अब ये कंगारू चूहा क्या होता है, तो ये रहा कंगारू चूहा, थोड़ा सा कंगारू जैसा दिखता है तो इसको क्या देते हैं, कंगारू चूहा। रहता कहाँ है, ये रेगिस्तान में रहता है। अब रेगिस्तान की दुनिया तो आपको पता ही है, क्या ही बताऊं मैं अपने मुंह से, क्या ही तारीफ करूं रेगिस्तान की, सब आपको तो पता ही है कैसी कहानियां हैं वहां पे। कंगारू चूहा अपनी जल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से करता है। पानी की भारी कमी होती है, वही ऊंट वाला एग्जाम्पल, कैमल पढ़ा है आपने कि ऊंट होता है, उसके यहाँ पे एक हम्प बनी होती है। हमें बचपन में ऐसे कहते थे कि उसके वो जो अपनी उसकी जो कुबड़ होती है ना, हम्प का मतलब कुबड़, उसके अंदर पानी भरा रहता है, ऐसे हमें बताते थे घर वाले। फिर जब हमने साइंस पढ़ी तो हमारे भ्रम दूर हुए, और ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पानी भरा हुआ नहीं रहता, उसके अंदर फैट रहती है, वसा रहती है। ऐसा इस चूहे में भी रहता है। इस चूहे में क्या, वसा स्टोर रहती है, फैट स्टोर रहती है। अब जब पानी नहीं मिलता है इसको आसपास, या पानी की भारी कमी हो जाती है, तो वो कैमल प्लस ये कंगारू चूहा जो उत्तरी अमेरिका में मिल रहा है, ये क्या करता है, अपने उस फैट का, इसमें भाई कुबड़ नहीं है, ऐसा मत बोलना मैम ने कहा इसमें कुबड़ है, कुबड़ जैसी बात इसमें नहीं, कैमल के लिए की मैंने। तो ये क्या करते हैं, अपनी इस फैट को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया का, जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें वाटर रिलीज होता है, बस। तो उसी पानी को फिर ये अपनी बॉडी के लिए जहां जहां इसको आवश्यकता है यूज कर लेते हैं, है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ये पूछ सकते हैं सवाल कि रेगिस्तानी एनिमल पानी की कमी को किस तरह पूरा करते हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, है ना, या नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, तो वसा के ऑक्सीकरण से, है ना। दूसरा क्या तरीका है वो भी देखेंगे। वसा के ऑक्सीकरण में उप उत्पाद के रूप में निकला जल ही इस जीव की उपापचय, उपापचय में समझा चुकी हूँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी 2 प्रकार की होती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक। ये कौन सी है, ये कैटाबॉलिक है, क्योंकि टूट रहा है, इसमें फैट टूट रहा है ना, ये कैटाबॉलिक है। चैप्टर के शायद स्टार्टिंग में ही समझाया है मैंने मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक, ये कैटाबॉलिक है, इसमें फैट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है। कंगारू चूहा अपने मूत्र को अत्यधिक सांद्र बनाने में सक्षम होता है, ये बात मैंने कल भी बताई कि जब गर्मी होती है तो हमें यूरिन बहुत कम आता है, हमें भी और इसको भी। ये भी क्या करेगा, बहुत कम यूरिन करेगा, और वो भी बहुत कंसंट्रेटेड, सांद्र मतलब पानी कम, वेस्ट मटेरियल ज्यादा। अब ये डिपेंड है कि ये कैसा है, देखो ये वहां पे रह रहा है, ये यूरियोटेलिक है क्योंकि मैमल है, दिमाग लगाने की बात है। चूहा है मतलब मैमल में आ रहा है, और मैमल जनरली यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया सिक्रीट करते हैं, तो ये यूरिया ज्यादा इसकी यूरिन में होगा। ऐसे ही कैमल भी करता है, ऊंट में भी यही है, मूत्र जो है वो सांद्र हो जाता है उसका, ठीक है, कंसंट्रेट यूरिन सिक्रीट करने लगता है। पसीना कम आता है, ये भी बोलते हैं, ठीक है, हीट नहीं, बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता। ध्रुवीय कम ताप पे, अब बात कर लेते हैं ठंडे इलाकों की। ध्रुवीय कम ताप पर शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए ध्रुवीय भालू जैसे जीवों तथा सील कैसी होती है, सील देखी है किसी ने, ऐसी सी लंबे मुंह वाली होती है, ऐसे 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 चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना। जैसे जलीय स्तनधारी, ये भी कौन है, मैमल है, भालू भी मैमल है, ये तो पता ही चल गया होगा आपको, सील भी मैमल है। त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी स्तर होता है, पाया जाता है,
भाई जो पोलर बेयर है, दिख ही रहे होंगे आपको माँ से, बड़े खुश हैं आज ये यूट्यूब पे आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैंने आपको शायद ये बताया भी है कि पोलर बियर की स्किन अंदर से ब्लैक ही होती है। साइंस के हिसाब से वाइट बेयर की कोई स्पीशीज है ही नहीं। ये वाइट क्यों है, क्योंकि ये बर्फ में रहता है, इसका अडेप्टेशन है कि क्योंकि इसको इस जो है इसका शिकारी लोग या इसके दुश्मन इसको ना देख ले और बर्फ में ये अच्छे से घुल मिल जाए, है ना, और लाइट रहे इसका कलर, उसकी वजह से इसने अपने बाल भूरे कर लिए। ये भालू और वो भालू सेम ही होता है, बस अडेप्टेशंस की वजह से ये फर्क है इसके अंदर। तो इसके नीचे क्या होती है, सील है, जो ठंडे इलाकों में जो भी एनिमल रहते हैं उनकी बॉडी की स्किन होती है ना, उसके नीचे फैट की मोटी परत होती है जिसको सब क्यूटेनस फैट भी कहते हैं। भाई स्किन की लेयर्स आपको पता है, एपिडर्मिस, फिर क्यूटेनियस, ठीक है, सब क्यूटेनियस, है ना, लेयर्स होती है ना, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फिर मसल्स आती है। तो सब क्यूटेनियस जो लेयर होती है उसके अंदर फैट बहुत होता है ताकि ठंड से बचा सके। भाई जितना मोटा होगा स्किन ठंड कम लगेगी। बाल तो है ही, बाल भी ठंड से बचाते हैं। दूसरा ये, भाई कुछ चीज़ें तो आपको पता ही है, बाल मेन चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप बाल भी लिख सकते हो। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं में पाद व बाहरी कण छोटे होते हैं, इसे एलन का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलन का रूल क्या है? तो एक साइंटिस्ट थे एलन, उन्होंने ऑब्जर्व किया और ये कहा कि अगर हम जो नॉर्मल टेम्परेचर वाले इलाकों में जो एनिमल्स रहते हैं और जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें तो उनके जो एक्सट्रीमिटीज होते हैं, एक्सट्रीमिटीज क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज, अब देखो इसका हिंदी मेरे को याद नहीं आ रहा है पर मैं आपको समझा देती हूँ। ये आपके शरीर से जो बाहर संरचनाएं निकली होती है ना, जैसे ये कान है ना, हाथ है, मतलब मेन बॉडी से बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, ये हाथ है, पैर है, तो इनके ये एक्सट्रीमिटीज, ये क्या कहते हैं, स्नाउट, यानी कि वो क्या कहते हैं स्नाउट को भाई, अरे बायो 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 स्नाउट, स्नाउट, चलो स्नाउट ही याद आ रहा है मुझे अभी, ठीक है। स्नाउट जो ये लंबा सा ऐसे कुत्तों के ऐसे निकला होता है, इसके निकला हुआ है स्नाउट, है ना, थूथन बोलते हैं शायद, आई थिंक, पता नहीं, जो भी है। तो भाई ये जो होते हैं एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, इनके एक्सट्रीमिटीज छोटे होते हैं, मतलब हाथ पैर छोटे होंगे, पैर भी छोटे होंगे। ये जो कान के ये हैं, सही सभी जानवरों की बात कर रही हूँ, ये छोटे होंगे। जैसे बेयर के देखो आप, छोटे हैं, छोटे छोटे से कान है ना, हाथ पैर भी छोटे होते हैं। स्नाउट भी देखो ऐसा चपटा है, अंदर धसा हुआ है। जबकि ये फॉक्स को देखो, है ना, ये फॉक्स भी ठंडे इलाके में मिल रही है। इसके आपको बड़े लग रहे होंगे, है ना, लग रहा होगा यार काफी बड़े हैं मैम, लेकिन अगर आप इसको जो गर्म इलाकों में जो फॉक्स रहती है लोमड़ी, उसके कानों से कंपेयर करोगे तो उसके कान और लंबे ज्यादा होते हैं। तो एलन ने ये कहा कि जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके बाहरी कण मतलब पिन्ना और जो पाद हैं वो छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, ये होते क्यों हैं, ये बताओ आप मुझे। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो हमारे वो रिड्यूस्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं, लेकिन इनका काम है, एक तो ये साउंड को करते हैं कलेक्ट, दूसरा ये हमारी हीट रिलीज करते हैं। ये हीट यहाँ से रिलीज होती है हमारी। कभी आपको डर लगता होगा तो आपको कभी ऐसा फील हुआ है कान एकदम गर्म से हो गए, या ठंड में भी होता है कान एकदम गर्म से होते हैं आपके, कभी टच करना कानों को, और हाथों से भी हीट निकलती है ठंड में, तो ये हीट को रिलीज करते हैं। अब हीट को रिलीज कर देंगे तो बॉडी टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, लेकिन इनको तो नीचे करना ही नहीं है, ये तो पहले से ही ठंडे में रह रहे हैं, इनको तो हीट बचा के रखनी है। तो इनके कान और ये स्नाउट और हाथ पैर जो होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि गर्म इलाकों में रहने वालों के कान लंबे, हाथ लंबे, पैर लंबे होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा हीट जो है रिलीज करनी है ना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो इसको कहते हैं एलन का रूल। एक और रूल है जो है बर्गमैन का रूल, इसको पढ़ लो बेटा, बर्गमैन। बर्गमैन क्या कहते हैं कि ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं वो हाथ और उनकी जो बॉडी लेंथ है, लंबाई है, वो ज़्यादा होती है। इंसानों के बारे में वैसे इन्होंने किया था कि वो बड़े साइज के होते हैं, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, है ना, हाइट कद सब आप देखते हो, फॉरेनर्स की हाइट वाइट अच्छी होती है। जबकि जो छोटे इलाकों में रहते हैं
और मतलब गर्म इलाकों में रहते हैं, उनकी हाइट और कद छोटा होता है। हम अगर हमारे यहाँ से फॉरेन को कंपेयर करें अमेरिका ठंडे इलाकों को, तो उनकी हाइट वाइट ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं बर्गमैन का। अब मैंने इसको याद कैसे कर रखा है, बर्गर देखा है आपने, ये बर्गर थे, बर्गर खाते थे बहुत। अब इन्होंने कहा कि फॉरेन में बर्गर बड़ा मिलता है और इंडिया में बर्गर छोटा मिलता है, तो फॉरेन के लोग बड़े हैं इसलिए बड़ा बर्गर देते हैं और इंडिया के लोग छोटे हैं इसलिए छोटा बर्गर देते हैं। इसका मतलब फॉरेन वाले जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो बड़ा बर्गर देते हैं, वो बड़े हैं, और जो इंडिया में रहते हैं वो छोटा बर्गर देते हैं, छोटे हैं और गर्म इलाकों में रहते हैं। एग्जैक्ट। एक और थे बर्गर्स मैन, बर्गर मैन्स रूल, ठीक है। एक और हैं जिनका नाम है ग्लॉगर या ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने भी एक रूल दिया था, वो भी आप समझ गए होंगे। ग्रॉगल्स या ग्लॉगरल, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, कहीं आप पढ़ो तो ध्यान रखना। उन्होंने ये कहा कि जो गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं उनकी स्किन डार्क रहती है। वही फॉरेन से ले लो, गोरे चिट्टे हैं, कितने मस्त होते हैं, क्यों? क्योंकि ठंडे इलाकों में रह रहे। जबकि उष्ण कटिबंधीय इलाकों में जो टेम्परेट जोन में रहते हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, उनकी स्किन डार्क होती है। गोरे, हमारे यहाँ के गोरे लोग भी उन जितने गोरे नहीं है, ये कहने का मतलब है मेरा। उनकी स्किन लाइटर है। इसका रीजन भी आपको पता है, मेलेनिन पढ़ाया था मैंने आपको, पिगमेंट जब पढ़ाया था मैंने कहा था मेलेनिन हमारी बॉडी में सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। जब आपको ज़्यादा सनलाइट मिलती है तो आपका मेलेनिन ज़्यादा सिक्रीट होता है, क्योंकि मेलेनिन हमें यूवी रेस से बचाता है। आप जितना धूप में जाओगे मेलेनिन उतना ज़्यादा सिक्रीट होगा और इसीलिए आपको टीनिंग हो जाती है, टेनिंग जिसको बोलते हैं ना, काले हो गए हम धूप में जा जाके। वो कालापन आपके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वो आपको यूवी रेस से बचा रहा है। तो हमारे यहाँ धूप वूप ज़्यादा रहती है तो हमारा डार्कर कलर है क्योंकि मेलेनिन सिक्रीट हो रहा है। उधर धूप वूप है नहीं, 6, 7, 8 महीने बर्फ ही जमी रहती है, सनलाइट आती भी है तो इतनी तेज़ नहीं है, तो मेलेनिन कम सिक्रीट होता है, तो वहाँ पे वो गोरे होते हैं, ठीक है। ये एक मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा उन साइंटिस्ट का, ग्रॉगर्स या ग्रॉगलर, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने ये एक और नियम दिया था। आपकी एनसीईआरटी में शायद एलन ही दे रखा है, बर्ग्समैन पता नहीं दिया या नहीं। उष्ण कटिबंधीय जंतु जैसे हाथी में ताप नियमन शरीर के से अतिरिक्त ऊष्मा की हानि है तो कान बड़े होते हैं। हाथी के देखो मैमल है, ज्यादातर गर्म इलाकों में रहता है, कितने बड़े बड़े कान है और ऐसे हिलाता है। क्यों हिलाता है? हीट रिलीज करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन। इन दो को तो आप जानते ही हो, ये भी पोलर फॉक्स है ना, कान देख लो इसके छोटी सी। और कैमल से तो आप परिचित हैं, है ना, हमसे अच्छा इनको कौन जानता है राजस्थान में रहने वालों से। पौधों के तापमान व जल से संबंधित अनुकूलन। अब प्लांट में भी भाई एनिमल ही एनिमल किए जा रहे हैं, प्लांट भी अपने आप में कम नहीं है। सुनो जरा उनकी कहानियां। वाष्पोत्सर्जन के रूप में जल की हानि को रोकने के लिए उनकी पत्तियों की सतह एपिडर्मस पर मोटी क्यूटिकल, मोटी उपत्वचा परत पर क्यूटिकल की परत होती है। ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में, और उससे पहले भी पढ़ा होगा कि एपिडर्मिस होती है प्लांट की लीफ के अंदर, अधिचर्म। अभी भी समय नहीं गया है, अगर 12th के साथ नीट करना चाहते हो तो 11th पढ़ते रहो। सही राय दे रही हूँ, साल बचा लोगे अपना। और कोई ऐसा नहीं है कि हम 12th के साथ पढ़ते हुए नीट नहीं, कई लोग निकल गए 12th करते करते नीट क्लियर कर लेते हैं। भाई पढ़ना क्या है, 12th बोर्ड में भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नीट के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। बस ये है कि आपको साथ साथ 11th भी पढ़नी है, वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो अधिचर्म जो है, अधिचर्म जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर, जिसको मोम की लेयर कहते हैं, वैक्स लेयर कहते हैं। वो क्या होती है? क्यूटिकल होती है। ये क्यूटिकल क्यों है? तो जो रेगिस्तानी इलाकों में जो प्लांट पाए जाते हैं या ऐसे इलाकों में जहाँ धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, शाइनी लेयर, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है ताकि डायरेक्टली इसकी लीफ सरफेस जो है सन के कांटेक्ट में नहीं आए। और अगर इसमें रंध्र है, स्टोमेटा है, तो वो भी डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में नहीं आए, ताकि वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन कम हो, ठीक है। दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि से बचाने के लिए इन पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्र गर्त में होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सनकन स्टोमेटा। ये भी 12th 11th में पढ़ के आए हो। सनकन स्टोमेटा क्या होते हैं? सनकन स्टोमेटा। अभी देखो मैंने एपिडर्मिस पे रंध्र बनाया है,
स्टोमेटा बनाया है। लेकिन जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स, कैक्टस है, बाकी कनेर है, इनमें क्या होते हैं, एपिडिडर्मिस में एक गड्ढा बन जाता है पहले तो ऐसा। बताओ, एनाटॉमी भी पढ़ा रही हूं मैं। और इस गर्त के अंदर रंध्र होता है। भाई मेन एपिडर्मिस तो ये थी, लेकिन एक गड्ढा बन गया और उसके अंदर रंध्र है। क्यों? ताकि डायरेक्ट सनलाइट इसके कांटेक्ट में नहीं आए। इसको कहते हैं सनकन स्टोमेटा, यानी कि पर्ण रंध्र गर्त। पिट्ट होता है इसमें एक, है ना, गड्ढे में रंध्र है। पत्ती की एपिडर्मिस बहुस्तरीय रोमों से ढकी भी हो सकती है, या तो क्यूटिकलाइज्ड होगी या फिर रोम होंगे, बहुत सारे हेयर्स होंगे। कई पत्ती आपने देखी है ऊपर बाल होते हैं, वो भी बाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए होते हैं। कुछ मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी, ओपेंशिया, जिसको आप कैक्टस भी कहते हैं, भाई कैक्टस और ओपेंशिया दोनों अलग अलग है अगर आपको नहीं पता हो तो, में पत्तियां जल हानि रोकने के लिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है। ये भी पढ़ा है हमने, पहले भी पढ़ा होगा। ये देखो, कई लोग जो हमने पढ़ा है 11th में कि हम इसको तना समझते थे, लेकिन ये तो इसको पत्ती समझते थे, लेकिन ये तो तना है, रूपांतरित तना है ना। इसकी पत्तियां तो कौन है, ये जो कांटे दिख रहे हैं वो कैक्टस की पत्तियां होती हैं। और कांटों में रूपांतरित क्यों हो जाती है? ताकि पत्तियों पे रंध्र न रहे, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो, ट्रांसपीरेशन नहीं हो, क्योंकि वैसे ही इसको जल की कमी है। तो फिर इसका प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? इसका प्रकाश संश्लेषण ये तना करता है, जो पत्ती जैसा दिख रहा है ना। पर्णाभ पर्ण कहते हैं जिसको, फाइलिकॉइड्स। मरुस्थल के मांसल पौधे यानी कि सेकुलेंट्स प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण हेतु एक विशेष उपापचय पथ पाया जाता है, जिसको कैम साइकिल कहते हैं। ये भी पढ़ा है आपने, C4 साइकिल और C3 साइकिल के बारे में पढ़े हो क्लास 11th में। एक कैम साइकिल होता है, क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं फुल फॉर्म। ये जीरोपेटिक प्लांट्स में होता है। ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास आपको पता है पत्तियां तो है नहीं, रंध्र है वो स्टेम पे होते हैं, तो ये दिन के समय क्या कर लेते हैं, अपने रंध्रों को बंद कर लेते हैं। ये खोलते हैं रात के टाइम। रात के टाइम खोलते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो रात को मिल गई, लेकिन जो क्लोरोफिल है, जो सनलाइट को लेने वाला है, वो तो सिर्फ दिन में ले सकता है। सनलाइट तो दिन में आती है। तो इनकी जो ये स्टेम होते हैं, इनमें 2 प्रकार के ग्रेना पाए जाते हैं। ये भी पढ़ा होगा आपने, वो ग्रेमिएसी कुल के अंदर, है ना। तो इनमें क्या होता है, दिन के समय ये सनलाइट को लेके एसिड्स बना के रख लेते हैं। मैलिक एसिड पढ़े होंगे, याद आ रहे हैं कुछ 11th की कहानियां, है ना। मैलिक की फॉर्म में बना के रख लेते हैं। फिर जब रात होती है तो उस मैलिक को तोड़ के पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रात को मैलिक एसिड को तोड़ के पायरुविक एसिड बना लेते हैं। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रात को आती है रंध्र खुलने के बाद, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके जो C4 साइकिल है वो चलाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैम साइकिल बोलते हैं। पढ़ा है ये सब 11th में। ठीक है, तो ये सिर्फ इनके रंध्र कब खुलते हैं, रात में खुलते हैं। मैलिक एसिड बना के रख लेते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि रंध्र रात को खोलने, कार्बन डाइऑक्साइड रात को मिलेगी। तो दिन रात में इनमें 2 साइकिल, C3 अलग चलता है, C4 अलग चलता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि भाई हम वहां पहुंच जाएंगे 11th में। कार्य की अनुकूलन यानी कि फिजियोलॉजिकल, ठीक है, कार्य की मतलब अंदर से होने वाले परिवर्तन जो बाहर से नहीं दिख रहे। ये सब तो बाहर से दिख रहे थे। ये कैसे थे, अभी तक जो हमने पढ़े वो मॉर्फोलॉजिकल थे, आकार की परिवर्तन थे। हम पहले ही बात कर चुके हैं, कुछ आकार की है, कुछ फिजियोलॉजिकल है और कुछ बिहेवियर है। तो अभी सेकंड वाले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कार्य की। आपको पूछ ले आकार की बताओ तो आकार की वाले लिखने, कार्य की बताओ तो कार्य की वाले, और सिर्फ अनुकूलन लिखे तो सारे ही लिखने। कुछ जीवों में विशिष्ट कार्य की अनुकूलन पाए जाते हैं। ये अनुकूलन जीवों को प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में द्रुत अनुक्रिया मतलब क्विक रिस्पॉन्स हेतु सक्षम बनाते हैं। वास्तव में ये लघुकालिक अनुकूलन होते हैं, शॉर्ट टर्म है, ये परमानेंट नहीं है। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे अंदर वो जनरली टेम्परेरी होते हैं। कैसे टेम्परेरी होते हैं, कभी आप घूमने गए हो हिल स्टेशन पे, कहीं पहाड़ पे, माउंट आबू कहीं गए हो, कान में आपके बंद सा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है।
तो हमारे कान के पर्दों पे प्रेशर पड़ता है, इसीलिए कान बंद से हो जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे लैंड पे रह रहे हैं, लेकिन अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से कुछ चेंज करती है, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे ऑक्सीजन कम है, ये बात तो पता है ना आपको। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ऑक्सीजन कम होती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। अब ऑक्सीजन कम होती जाती है, आप जो है रहने के आदी हो नीचे के, तो जब आप ऊपर जाते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोगों को वॉमिटिंग भी होती है ना, जा रहे होते हैं हाइट पे, तब कान बंद हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब अचानक गए एक दो घंटे तो हमें दिक्कत रहती है, फिर अगर हम थोड़े ज़्यादा टाइम ले ले, 5 या 10 दिन रह ले, तो फिर हमारी बॉडी अडप्ट हो जाती है, अनुकूलन कर लेती है उसके हिसाब से। लेकिन ये अनुकूलन कैसे है, ये शॉर्ट टर्म है, थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वापस आप जब जमीन पे आओगे तो आपकी बॉडी वापस पहले जैसी हो जाएगी। अब वो क्या चेंज होते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, आप हीमोग्लोबिन बढ़ा लोगे, अपना बॉडी आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा लेगी, है ना। पहाड़ पे जो लोग रहते हैं ना उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। अगर हम एक एवरेज लेकर चले तो अगर हमारे अंदर जो लैंड पे, हम जो तुच्छ प्राणी हैं जो ज़मीन पे रह रहे हैं, अगर हमारे अंदर 5 मिलियन आरबीसी है, 5 मिलियन आरबीसी है, तो जो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, रेगुलर जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों पे ही रहते हैं, लद्दाख वगैरह बहुत हाइट पे जो रहते हैं, उनमें 8 मिलियन आरबीसी होती है और हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन तो पैदा नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगी, ठीक है, ये फर्क होता है। तो कुछ चेंज कर लेते हैं, पर ये लघुकालिक है, यानी कि टेम्परेट है। अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हो टेम्परेरी, तो और वो वाले लोग भी जब यहाँ आएंगे तो उनमें भी चेंज हो जाएगा लैंड के हिसाब से, ठीक है। कम ऑक्सीजन के कारण उसकी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। यह कमी तुंगता बीमारी, भाई एनसीईआरटी तुंगता बीमारी कहती है, तो इसका हिंदी याद रखें, तुंगता का मतलब होता है माउंटेन सिकनेस के रूप में परिलक्षित होता है। ये ऐसे हिंदी वाले वर्ड बड़े भयानक लगते हैं मुझे, ठीक है। क्या होता है सुनो, माउंटेन सिकनेस के प्रमुख लक्षण, ये भी एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। जी मचलता है, अभी मैंने कहा वॉमिट होती है ना, सर दर्द होता है, थकान होती है, हृदय स्पंदन में वृद्धि हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अनियमितताएं आती हैं, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसी चीजें होती है। व्यक्ति का शरीर उस विशिष्ट पर्यावरण के प्रति दशानुकूलित या एक्लीमेटाइट्स हो जाता है, ठीक है, और बीमारी के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जब वो नीचे आ जाएगा, पहले तो भाई उसको ये दिक्कतें होगी, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम वो रहेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्लीमेटाइट्स हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, उसका वही हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, है ना। फिर वो क्या करेगा, वापस जब लैंड पे आएगा तो वापस उसको सेम दिक्कत होगी, फिर एडजस्ट कर लेगा। तो ये शॉर्ट टर्म है। क्या क्या करता है देखो, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पाद बढ़ाकर, श्वसन दर में वृद्धि करके सांस लेने की बढ़ा देता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की शीघ्र मुक्ति, जल्दी जल्दी रिलीज करता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, और उसकी क्षमता घटाकर इन समस्याओं से छुटकारा पा लेता है। ये सब कैसी है, टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए। सभी कार्य की क्रियाएं भी अनुकूलन स्तर पर इसी ताप परास में होती है। मनुष्य में यह ताप 37 डिग्री होता है। टेम्परेचर मेंटेनेंस में आपको पहले ही वाली क्लासों में बता चुकी हूँ, पसीना आना, ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देना, ठंड है तो छोटा कर देना, पसीना कम आना, यूरिन सिक्रीशन, ये हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं, अच्छा ये तो भाई इंपॉर्टेंट, जो गर्म स्रोतों तथा तप्त जल निकास में 100 डिग्री से भी अधिक तापमान पर पूर्णखूब फलते फूलते रहते हैं। पूर्णखूब का मतलब ये है, भाई मेरी कुछ गलती नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है, पूर्णखूब ऐसे दे रखा है वहाँ पे, पूर्णखूब का मतलब बढ़िया से, ठीक है, खिलते रहते हैं, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं, जिसका एक एग्जांपल आपको पता ही है, थर्मस इक्वेटिकस, उसी का डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ कर रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसको कुछ नहीं होता, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है, और वो क्या है, वो एक आर्कीबैक्टीरिया है। हेलोफिलस होते हैं, थर्मो एसिडोफिलस होते हैं, ये सब ऐसे ही रहते हैं। हेलोफिलस बहुत सैलाइन वाटर होता है, उसमें भी रह जाते हैं, तो ये टेम्परेचर पे रह जाते हैं। कुछ माइक्रोब्स जिंदा रहते हैं क्योंकि उनका प्रोटीन, उनका डीएनए वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है।
अनेक मछलियां दक्षिणी ध्रुव व अंटार्कटिक जल में, जहां तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है, माइनस पे चल रहा होता है, सफलता से जीवन यापन करती है। इन मछलियों के शरीर में अनेक प्रकार के प्रतिहिमकारी यानी कि एंटी फ्रीज यौगिक या एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लिसरॉल और एंटी फ्रीज प्रोटीन। हमने कहा कि प्रोटीन की एक रेंज है, 25 से 37 के बीच प्रोटीन डीजनरेट हो जाता है, लेकिन ये तो भाई रहती है -डिग्री पे, इनका प्रोटीन कैसे काम करता है? तो इनमें कुछ रासायन पाए जाते हैं, जिन रासायन को हम कहते हैं एंटी फ्रीजिंग यौगिक, प्रतिहिमकारी, जो लेस टेम्परेचर पे भी जमते नहीं है, माइनस टेम्परेचर पे भी जमेंगे नहीं, इनके प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होंगे, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं? ग्लिसरॉल होता है, एक एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं, ज़्यादा नाम हमें याद नहीं करने, ये 2 एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। इसकी वजह से वो इतने लो टेम्परेचर पे भी अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को, प्रोटीन्स को मेंटेन कर पाते हैं, एंटी फ्रीजिंग होते हैं, जमता नहीं है इससे। अनेक प्रकार के समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट जो है वह मछलियां महासागरों में बहुत गहराई पर रहती है, कई ऐसी होती है जो डीप वाटर में रहती है, तो उन्होंने अपने आप में ऐसे एडेप्टेशंस कर रखे हैं। चपटी होती है, आपने देखो जो डीप वाटर में रहती है ना, वो ऐसी चपटी सी होती है, क्योंकि उन पर पानी का बहुत प्रेशर पड़ता है, तो वो ऐसी अडेप्ट हो जाती है चपटी, है ना। जैसे टॉर्पीडो है, ये सब चपटी सी होती है, इलेक्ट्रिक रे है, उन पे प्रेशर पड़ता है, और प्लस इनको ऑक्सीजन भी इतनी नहीं चाहिए होती, या ये एनारोबिक रूप से भी कई बार रेस्पिरेशन सल्फर यूज कर लेती हैं, कभी कुछ यूज कर लेती हैं, ऐसे भी हैं कुछ माइक्रोब्स या मछलियां। अब है बिहेवियर चेंज, तीसरा वाला। बिहेवियर में क्या चेंज होता है? अनेक जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारगत अनुकूलन होते हैं, मतलब बिहेवियर, वो हमने पढ़े हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मरुस्थलीय छिपकलियां उच्च ताप, ठीक है, ये उच्च ताप कर देना, उच्च ताप से निपटने के लिए कार्य के अनुकूलन नहीं कर पाती। अब ये तो कहे कि ठीक है, जिसने कर लिया अपने आप को एडजस्ट वो ठीक है, लेकिन जिनमें कार्य के अनुकूलन नहीं है, जिनमें कोई फिजियोलॉजिकल ऐसी चीज ही नहीं है कि वो अपने आप को एडजस्ट करके, तो वो क्या करेंगी? तो उसका उदाहरण है ये। तो उसी आवास में रहने वाले स्तनियों में पाए जाते हैं। यह छिपकली व्यवहारगत अनुकूलन की मदद से अपने शरीर के ताप को लगभग स्थिर बनाए रखने का कार्य करती है। कैसे करेगी? मगरमच्छ देखा है, पानी से बाहर निकल के घंटों घंटों धूप में ऐसे मुंह खुल के सोया रहता है, देखा है मगरमच्छ को? पानी से बाहर निकल के ऐसे करके सोया रहता है, ताकि, और घंटों, मतलब मैंने तो कितनी बार उसको ऑब्जर्व किया, हिलता भी नहीं है, वो सोचता है मुंह खुला रखता है, कोई बर्ड आएगा तो उसको खा जाएगा। प्लस दूसरा वो क्या करते हैं, वो सन बास्किंग करते हैं। अब ये सन बास्किंग क्या है? सन बास्किंग होता है, जैसे फॉरेनर नहीं होते बीच पे लेटे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सन बाथ लेते हैं, ऐसे ही ये जो रेप्टाइल्स हैं जिनमें कार्य की अनुकूलन नहीं है, नहीं कर पाते वो, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी, मान लो ठंडे इलाके में रह रहे हैं और बॉडी को हीट चाहिए अब, तो वो क्या करते हैं, जब धूप निकलती है तो घंटों घंटों ऐसे धूप में पड़े सनलाइट के नहाते हैं वो सन में, उसको बोलते हैं सन बास्किंग। जब उसके शरीर का तापमान कम हो जाता है तो वह धूप में आकर शरीर के ताप में वृद्धि कर लेता है। और ये आप अपने घर की छिपकलियों में भी देखेंगे। मैंने कहा सर्दियों में छिपकलियां जो है चुभ जाती है, लेकिन अभी जैसे अब आप देखोगे ना, अभी एकदम सर्दी नहीं आई है तो आपको छिपकलियां धूप में ऐसे दिखेंगी आराम से, देखी हुई है मैंने, धूप में बैठी हुई छिपकली भी देखी हुई है। तो या फिर सर्दियां खत्म होने वाली होगी तब भी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। और मगरमच्छ तो मैंने आपको कहा ही, ये क्या करते हैं, सन बास्किंग कर लेते हैं, हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा कौन करता है, रेगिस्तान में रहने वाले ज्यादा करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, दिन में तो भयंकर गर्मी और रात को भयंकर ठंड पड़ती है, अगर आपको याद हो तो क्या करते हैं भाई, वो दिन में हीट ले लेते हैं ताकि रात को जब ठंड होगी तो वो उस हीट का यूज कर लेते हैं। बिलों में रहने वाले जंतुओं को बिलकारी जंतु कहा जाता है। जंतु को दिनचर, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो दिन में निकलते हैं उसको ड्यूरनल कहते हैं, और जो रात को निकलते हैं उनको नॉक्टर्नल कहते हैं। कुछ पुष्पों का रात्रि में खिलना, ये बात तो हम देख चुके हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो रात को ही खुलते हैं, जैसे रात रानी हम कहते हैं, सिर्फ रात में ही उसकी खुशबू आती है, रात को खुलता है। धतूरा जो मैंने आपको दिखाया था, धतूरे में आप कभी नोटिस करना, उसका फूल शाम को खिलता है।
तो ऐसे ये सब क्या है, ये अडेप्टेशंस है, किसी न किसी चीज से बचाने के लिए ये सारे अडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज जो है अपना अनुकूलन वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, है ना, बैकलॉग चल रहा होगा बढ़िया से, तो उसको कंप्लीट करें, छुट्टियों का आनंद लें, पर छुट्टियों को पढ़ाई के साथ एंजॉय करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतज़ार करें और मिलेंगे